आफ्टरनून या गुड इवनिंग। आज हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने एक इमेज बनी हुई है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हम आपको आपका सौरमंडल दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो आपकी लोकेशन क्या है, मतलब आप इस पृथ्वी पे रहते हैं, आपके सामने आपको पृथ्वी दिख रही होगी। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपकी पृथ्वी से बहुत कुछ उससे बड़ा इस सौरमंडल में पहले से विद्यमान है, या कह सकते हैं कि मैं आपको अभी एक सौरमंडल दिखा रहा हूँ। ये पूरा सौरमंडल एक छोटी सी आकाशगंगा में विद्यमान है, और ऐसी छोटी सी आकाशगंगाएं लगभग 100 अरब है। समझने वाली बात यह है कि हम अभी इस पृथ्वी के बारे में पूरी तरीके से 100% नहीं जानते हैं। अभी भी पूरी पृथ्वी जो है रिसर्च के माध्यम से अभी इस पर काम चल ही रहा है, अभी कुछ ना कुछ चीज उसके बारे में खोजी जा रही है। तो अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड क्या है, उसके बारे में अभी तक ज्ञात परिभाषाओं में कोई भी संपूर्ण परिभाषा नहीं बता पाया। भारतीय परिभाषाएं कुछ इस परिप्रेक्ष्य में सही है। वो कुछ कहते हैं कि ज्ञात और अज्ञात दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो ज्ञात है वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा होगी, और जो ज्ञात नहीं है वो भी ब्रह्मांड का हिस्से में अभी काउंट हो गए, क्योंकि हम धीरे धीरे अध्ययन कर ही रहे हैं। मैंने कल ये बताया था कि ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए बहुत लंबा अरसा भी लगता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमने एक दो दिन में काउंट कर ली वो हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि सूर्य जो है, आपको यहाँ पे सन दिख रहा होगा, ये जो सूर्य है ये अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, जिसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। मतलब ब्रह्मांड के बारे में आपको बता रहा था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, उसका विस्तार अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है, देखो अभी आप कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि एक बिग बैंग सिद्धांत आया हुआ है, ठीक है, और एक दोलन सिद्धांत है। बिग बैंग और दोलन में दोनों में डिफरेंस है अच्छा खासा। कि अंतर ये है कि बिग बैंग में कहा गया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन दोलन सिद्धांत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्तार नहीं हो रहा है, जो पहले से चीजें हैं, जैसे मान लिया कि एक दायरे में हम हैं और उस दायरे के बाहर कुछ चीजें जा रही हैं और फिर वापस रिवर्स होकर आ रही हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। बिग बैंग को हमने ज्यादा मान्यता दी है। ऐसा क्यों हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपके आएंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अगर, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। वो पॉइंट्स आपको बाद में डिस्कस करने हैं, उनके बारे में लिखना है। स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा आज हम, क्योंकि क्लास एक पहले वाली भी आपकी मिस हो गई है। तो उसके साथ आप कुछ पॉइंट्स लिखिएगा और उसके साथ से बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप डालिएगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण लिखिए। ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय, ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय जिसके पास द्रव्यमान है, जिसके पास द्रव्यमान है, एक अन्य द्रव्यमान वाले, एक अन्य द्रव्यमान वाले निकाय को, एक अन्य द्रव्यमान वाले निकाय को अपनी ओर किसी बल से आकर्षित करता है, किसी बल से आकर्षित करता है। इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपके सामने एक छोटी सी परिभाषा, जब आपको मैं कुछ की पॉइंट्स लिखा दूंगा उसके बाद हम सीधा बिग बैंग पे पहुंचेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, अगर मैं स्टार्ट कर दूं सीधे कि ब्रह्मांड कैसे बना है, या उसकी बिग बैंग थ्योरी को स्टार्ट कर दूं, तो आपको बहुत सारे टर्म्स नहीं समझ में आएंगे। इसलिए पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है। आप इसको आकर्षण बल भी कह सकते हैं एक तरीके से।
ठीक है, ये अक्सर चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो जैसे मैं भी कुछ समय या कुछ आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूँगा कि जब बिग बैंग सिद्धांत में जैसा बोला गया है कि पहले एक तारे में विस्फोट होता है। एक तारा था, उसमें विस्फोट हुआ। जब उस तारे में विस्फोट हुआ, तो उसके कण जो थे ना, बहुत दूर-दूर तक फैल गए थे। तो जब वो बहुत दूर तक फैल गए, तो जैसे मान लिया आपका एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इस तरीके से कुछ कण फैले हुए हैं। जब ये विस्फोट हुआ होगा, तब तो ये गर्म होंगे कण, ठीक है? जैसे आप दीपावली में पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो जैसे पटाखे के जो टुकड़े हैं बहुत दूर चारों तरफ फैल जाते हैं, वैसे ही इस एक मटर से दाने में काफ़ी जो तेज विस्फोट हुआ, तो उसके कण चारों दिशाओं में फैल गए। जब ये दूर थे, काफ़ी दूर तक पहुँचे, तब ये ठंडे होने लगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ गर्म है और अगर कोई चीज़ ठंडी है, तो किसमें जो अणु हैं वो पास-पास होंगे और किसमें दूर-दूर होंगे? बताओ। अगर कोई वस्तु गर्म होती है, तो उसके अणु दूर भागते हैं हमेशा, बाहर की ओर। अगर कोई वस्तु ठंडी होती है, तो उसके अणु आपस में आके सिकुड़े। सिंपल है, गर्मियों में आप क्या कहते हैं? घर में अगर परिवार में ज़्यादा लोग हैं, भाई-बहन, तो कहते हैं यार दूर रहो, थोड़ा दूर बैठो, हवा आने दो। और सर्दियों में क्या होता है, एक ही बिस्तर पे 20-25 लोग का बैठ जाओ तब भी चलेगा, ठीक है? जैसे ही गर्मियों में कोई पास आता है, हमें चिड़चिड़ापन लगता है कि कहते हैं मुझसे दूर हटे बस। क्यों, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उस समय आपको ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्यों ना जगह जितनी ज़्यादा स्पेस मिल जाए उतना फ़ायदा है। तो अगर कोई कण जब अलग हुआ था इस मुख्य वाले पिंड से, तो जब ये अलग हुआ तो ठंडा हो रहा होगा, और जब ठंडा हो रहा होगा तो इस पार्ट के अंदर और बाहर 2 लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है? अब खुद ही बताना है आपको, ये बताना है कि कोई पार्ट अगर ठंडा हो रहा है, तो भारी तत्व कहाँ होंगे? अंदर होंगे या सतह पर होंगे? हैवी मेटल्स, बताइए। अंदर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें हल्की गर्म होती जाएँगी ना, तो वो चीज़ें हल्की होंगी, और जो चीज़ें ठंडी होती जाएँगी वो क्या करेंगे, नीचे की ओर अर्थात केंद्र की ओर इकट्ठा होना शुरू कर देंगी। जो भी भारी चीज़ें होंगी वो केंद्र की ओर आएँगी, और जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर की ओर जाना शुरू कर देंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो हल्के पदार्थ हैं, वो ऊपर आ गए और भारी पदार्थ नीचे। अब जब ये पदार्थों का खिसकाव हुआ है ना, तो बीच में इलास्टिक एनर्जी भी जनरेट हुई होगी, क्योंकि आपस में घर्षण हुआ होगा, बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा, एक प्लास्टिक की स्केल लेके सर पे रगड़ा होगा, ठीक है? तो इसी वजह से क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी, और जब इस केंद्र में पूरी तरीके से ठोस हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक? अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कोई पिंड इससे छोटा होगा, तो वो इसकी तरफ जाएगा, और अगर इससे कुछ बड़ा होगा, तो वो इसकी तरफ जाएगा। पूरे सौरमंडल में यही चल रहा है, ब्रह्मांड में। अर्थात आप देखेंगे कि सूर्य से अलग होकर कुछ ग्रह बनते हैं, ठीक है? और ग्रहों से कुछ उपग्रह बनते हैं, और उपग्रहों से कुछ क्षुद्र ग्रह बनते हैं। ये तो आपने देखा हुआ है। तो ग्रेविटी का रोल बहुत बड़ा है, अर्थात ब्रह्मांड में अगर हर एक वस्तु एक दूसरे की ओर आ रही है, उससे दूर जा रही है, तो उसमें उसका बड़ा रोल होता है, ठीक है? तो वस्तुएं पहले ठंडी हुई, जब ठंडी हुई तो उसके भारी पदार्थ उसके केंद्र में जाके बैठ गए। जब वो केंद्र में जाके बैठे, तो जो हल्के पदार्थ थे ऊपर की ओर भागे, जिसकी वजह से इलास्टिक की जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, और जब वो रिलीज हुई तो क्या हुआ, एक तरीके से मैग्नेट बना, ठीक है? उस चुंबक के कारण जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी यहाँ पे पिंड है, सब में ग्रेविटी होगी, ये मस्ट है, सभी में होगी, ठीक है? किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो ये गुरुत्वाकर्षण है। और सिंपल सा है कि आपको ये पता होगा कि जब आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता है कि अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मान लिया आपकी पृथ्वी है ये, तो आपने देखा है कि आप जैसे ही कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं वापस आ जाती है, ठीक है? हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि नीचे कोई बल हमें खींच रहा है। तो ग्रेविटी को हम एज कह सकते हैं कि एक तरीके का आकर्षण बल है, और ये आकर्षण बल हर चीज़ को अपने में बांध के रखता है। जैसे सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा था, उसके पीछे रीजन होता है। अगर आप इसी तरीके से अंतरिक्ष में जाएंगे, तो आपको वो चीज़ें आपको हवा में तैरती, मतलब हवा तो नहीं होगी, मतलब सतह पर तैरती हुई नजर आएंगी, ठीक है? पानी पीना भी वहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ग्रेविटी को अगर हम समझना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ग्रेविटी को आप अपनी मम्मी का प्यार समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे माँ का प्यार होता है, तो वो क्या होता है कि अगर उनका बच्चा है तो ये ध्यान रखती है कि कहाँ खेल रहा है, ठीक है? तो अगर मान लिया कि सेंट्रल में माँ यहाँ पे बैठी हुई है, तो वो ध्यान रखेंगे कि उसका जो बच्चा है ना, वो उसके रेडियस में ही रहे,
उनको डर है कि अगर रेडियस के बाहर गया तो गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही हर ग्रह का, हर प्लैनेट का अपना एक क्षेत्र होता है, उसके बाहर उसकी ग्रेविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्षेत्र है तो इसके बाहर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। ऐसे आपकी पृथ्वी की भी है, जैसे ही आप उसके बाहर जाएंगे ग्रेविटी खत्म। तो अक्सर जब बच्चे माँ के मतलब जो उनकी जो डोरी होती है उससे टूट कर बाहर जाता है तो उनका आकर्षण कम हो जाता है, फिर ये आकर्षण बल चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगला हेडिंग आपका पड़ेगा पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग। देखिए, यह वह न्यूनतम वेग है, यह वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को, जो किसी पिंड को किसी बड़े पिंड के, किसी बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण, जो किसी बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए यह न्यूनतम वेग, यह न्यूनतम वेग कितना होता है बताइए? हमारा पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारे लिए यह वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझिए। जैसे मान लिया कि आपका ये अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, तो ये इसका ग्रेविटी क्षेत्र हो गया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको इस गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाना है, तो अगर इसको आप उछालते हैं तो ये वापस आ जाएगा, कन्फर्म है, वापस आने आना है। लेकिन अगर इसको आप इसके बाहर ले जाएं तो ये वापस नहीं आएगा। ठीक, या कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये इसका ग्रेविटी वाला या गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। तो इस रेडियस के बाहर निकल जाओ तो आपका गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। इस रेडियस को पार करने के लिए जो हमें स्पीड चाहिए वो ये है। अब कभी भी आपने देखा होगा कि अगर हम इस स्पीड से चलते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि आप अगर इस स्पीड से चलते हैं तो आपकी बॉडी या ऐसी कोई वस्तु, अभी ऐसी कोई भी वस्तु जो है सामने आई नहीं है, क्योंकि इस स्पीड के बाद उसमें घर्षण के कारण आग लग जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब मान लिया हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी है। तो अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, रॉकेट लॉन्चर आप लगाते हैं इस तरीके से, तो जब रॉकेट लॉन्चर ऐसे लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जब ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा कि इसकी जो दिशा होती है वो सर्कुलेट होती है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करते करते बाहर निकल जाता है, कभी सीधा नहीं लॉन्च किया जाता। आपने देखा होगा कि जब वो रॉकेट जाता है तो एक लाइन सी बनती है बादल की, देखा होगा। तो ऐसे करके भेजते हैं। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपको मम्मी ने बंद कर रखा है कमरे में। ठीक है, ये आपकी मम्मी का रेडियस है, यहाँ पे आप हैं। ठीक है, माँ ने कह दिया कि भाई आपको बाहर नहीं जाना है, छोटे बच्चे हैं आप, तो ये रेडियस है, गेट रहा यहाँ पे। ठीक है, ये गेट है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि पता है कि यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं हम लोग, तो मम्मी से बात करते करते पहले यहाँ आते थे, फिर खिसक के यहाँ आते थे, फिर खिसक के यहाँ आते थे, फिर खिसक के यहाँ आते थे, खिसक खिसक के ऐसे करते करते बाहर निकल जाते थे, सीधा नहीं निकलते थे।
क्योंकि पता है कि दरवाजे की तरफ मम्मी की नज़र है। तो हम क्या करते थे, मम्मी को थोड़ा सा घुमाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी देख लें, और एक दो बार जाने की कोशिश करेंगे तो मम्मी रोक देंगे, कहाँ जा रहे हो। तो हम क्या करते थे, मम्मी से बातें करते करते घूमते घामते बाहर आते थे। तो ऐसे ही पलायन वेग से अगर आपको बाहर आना है तो उसके लिए जो स्पीड है मानक, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। परंतु यह स्पीड संभव नहीं है। इस स्पीड से किसी भी वस्तु को अगर बाहर फेंका जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, घर्षण के कारण, क्योंकि वायु की जब आपको चोटें लगेंगी ना तो वो आपको जला देगी। ठीक है, आपने देखा होगा उल्का पिंड जब सतह पर आने लगते हैं तो उसमें आग लग जाती है, पत्थर है तब भी जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी वस्तु घर्षण में जल जाएगी, कोई भी वस्तु, तो इसलिए पॉसिबल है नहीं। तो निकलने के लिए ये गति अपनाते हैं कि आप क्या करें, इसके पिंड के चारों ओर घूमते घूमते अपना एक कक्ष बना लेंगे और इसके करते करते आप इसके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लिखिए नोट। यदि इस गति से यदि इस गति से किसी वस्तु को किसी वस्तु को सीधा बाहर भेजने का प्रयास किया जाएगा, सीधा बाहर भेजने का प्रयास किया जाएगा, तो उसमें हवा का दबाव तो उसमें हवा का दबाव एवं घर्षण से तो उसमें हवा का दबाव एवं घर्षण से आग लग जाएगी। आग लग जाएगी। इसीलिए इस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए इसीलिए इस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए परिक्रमण गति का प्रयोग करते हुए परिक्रमण गति का प्रयोग करते हुए जाते हैं। परिक्रमण गति का प्रयोग करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, हर ग्रह, उपग्रह या सूर्य की बात करें या किसी भी टुकड़े की बात करें, हर किसी के पास अपनी ग्रेविटी है। यहाँ बैठा हर स्टूडेंट के पास भी अपनी ग्रेविटी है। जैसे तुमसे कोई ना कोई तो होगा जो जिसका लगाव होगा। ठीक है, चाहे कोई भी जुड़ा हो तुमसे, जो तुम्हारे खोने से जिसको तकलीफ, तो समझ लो वो ग्रेविटी है। अर्थात तुम्हारे पेरेंट्स, उनके लिए तुम ग्रेविटी बने हुए हो। लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा हो जिसको बहुत पसंद हो आप। अगर आप जाते हैं तो उसको रोना आ जाता हो, जैसे मान लिया छोटे बच्चे होते हैं घर में, जैसे आप जाते हैं उनको रोना आ जाता है, तो वैसे ही ग्रेविटी आप में भी होती है, हर एक कण में है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हर छोटा पिंड अपने बड़े पिंड की ओर आकर्षित होगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा पिंड छोटी की ओर आकर्षित हो। और छोटे पिंड बड़े की ओर जाकर करते क्या है, ये भी समझने वाली बात है कि जब आप अगला के चैप्टर में पढ़ेंगे तो जैसे मान लिया कि जब विस्फोट हुआ था बड़े से एक इस टुकड़े में, तो जब इसका विस्फोट हुआ तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टुकड़े बहुत छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, इस तरीके से। ठीक है, कुछ टेढ़े मेढ़े बाएं सब हर तरीके के होंगे। तो जब ये होता है ना, तो अब क्या होगा कि ये छोटा टुकड़ा इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये टुकड़ा इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक, ये वाला इसमें मर्ज हो जाएगा। फिर ये सब मिलके इसमें मर्ज हो जाएंगे, ये वाला इसमें मर्ज हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब ये क्या करेंगे, सब आपस में आके इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कई टुकड़े आपस में इस तरीके से आके इकट्ठा हो गए। अब ये अंतरिक्ष में अपने स्थान पे घूम रहे हैं। ठीक है, घूर्णन कर रहे हैं। तो जब कोई भी वस्तु अपने स्थान पे घूर्णन करेगी ना इस तरीके से, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भी तो घर्षण होगा चारों तरफ, वो गोल हो जाएगी। अर्थात इनका जो शेप होगा ना वो बदल जाएगा, वो गोल हो जाएगा, और ये बन जाएंगे आपके प्लैनेट या ग्रह। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए ग्रह। हेडिंग है ग्रह, प्लैनेट। देखिए,
इनका निर्माण इनका निर्माण सूर्य से ही हुआ माना जाता है। सूर्य से ही हुआ माना जाता है। इसीलिए यह इसीलिए यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसी का छुट तो नहीं रहा। इसीलिए यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ग्रहों के पास ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चमकते हैं। जब महाविस्फोट हुआ था, आपको अगली लाइन से लिखना चाहिए था। अभी भी अगली लाइन कर लीजिएगा क्योंकि अगला पॉइंट काफी बड़ा है। जब महाविस्फोट हुआ था, तो उस दौरान कई पिंड ब्रह्मांड में फैल गए। कई पिंड ब्रह्मांड में फैल गए। जब ये पिंड ठंडे हुए जब यह पिंड ठंडे हुए, उस दौरान इनमें गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगा। हावी होने लगा और ये छोटे पिंड बड़े पिंडों से जाकर और ये छोटे पिंड बड़े पिंडों से जाकर टकराने लगे। टकराने लगे। या सम्मिलित होकर एक बड़े पिंड में बदलने लगे। एक बड़े पिंड में बदलने लगे। बदलने लगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से। इनके पास इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। होना चाहिए ताकि यह गोलाकार स्वरूप धारण कर सके। ताकि यह गोलाकार स्वरूप धारण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट। इनके पास फिर से वही लाइन लिखना है। इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। इनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए ताकि यह अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर सके। अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर सके। साफ सफाई वाला साफ कर सके। साफ कर सके।
यही कारण है कि प्लूटो अपने आसपास के क्षेत्र को साफ कर सकें। यही कारण है कि प्लूटो इस मानदंड को या इस मानक को पूर्ण नहीं करता था, पूर्ण नहीं करता था। इसीलिए इसीलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसीलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है? आपके सामने एक इमेज बनी हुई है सौरमंडल की। अगर आप देखेंगे तो आपको प्रत्येक ग्रह या सन की बात करेंगे, सूर्य की, तो सब गोल नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पे देखिए सन है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबका अपना अलग कलर है। कलर का क्या रीजन होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। कुछ गैसेस पाई जाती हैं, उस गैसेस के आधार पे, वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के आधार पे उसका कलर डिसाइड होता है। ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे रंग भी बदलेंगे। ठीक है। रीजन यही है कि स्टार्टिंग के जो ग्रह होते हैं ना, वहाँ पे गैसेस बहुत रेयर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि ग्रेविटी किसमें है, सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किसमें है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सूर्य में। और ये सभी टुकड़े सूर्य से ही मिलकर बने, मतलब ये सूर्य का ही अंग है। और सूर्य ही वह टुकड़ा है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो विस्फोट हुआ था, जो उससे अलग हुआ था। ठीक है। तो सूर्य से अलग होकर ये सारे पिंड बने हुए हैं। अब इसमें ये समझना है कि प्रत्येक पिंड के पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास का कचरा साफ कर सके। अगर आसपास का कचरा साफ नहीं हुआ है तो माहौल कुछ इस तरीके का होगा। जैसे आपके सामने ये इमेज बनी हुई है, ये गैलेक्सी की इमेज है। आपके सामने जो दिख रहा है ये एक गैलेक्सी है जिसको आप आकाश गंगा कहते हैं। इसके केंद्र में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है। ठीक है। और इस एनर्जी के स्रोत के चारों ओर ये सभी चीजें चक्कर लगा रही हैं। अगर देखोगे ध्यान से तो हो सकता है इसमें कि आपका सन कहाँ पे है। तो मान लीजिए ये आपका सन है, ये दिख रहा है जो आप, ये आपका सूर्य है। यहीं पे आपका कहीं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आपके यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं केवल इस इलाके में। इसका मतलब यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। मतलब एक ही गैलेक्सी में ऐसी कई संभावनाएं हो सकती हैं। और ये एक गैलेक्सी है, ऐसी 100 अरब गैलेक्सी पाई जाती हैं, 100 अरब। और हर गैलेक्सी में इस तरीके की संभावनाएं होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे पिंड दिख रहे हैं। रात में आपको आसमान में दिखने वाले जो तारे हैं ना, वो सब सूर्य ही है। इसका मतलब रात में दिखने वाले सभी तारे अगर सूर्य हैं तो हर सूर्य के आसपास ग्रह होंगे। ठीक है। और हर ग्रह के आसपास प्लेनेट, सॉरी, उपग्रह होंगे, सेटेलाइट्स उनको बोलते हैं। तो अगर उपग्रह की बात करी जाए तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये देखिए लाइंस बनी हुई है ये इस तरीके से, और कुछ यहाँ दिख रहा है ये। ठीक है। बाकी कहीं पे आपको इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं दिख रही होगी। ठीक है। बीच में जो स्टार्स दिख रहे हैं ये वाले, ये एक तरीके के सूर्य ही होते हैं। तारा ही सूर्य है, सूर्य ही तारा है। आपको ये देखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये मंगल है, ये मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, इसके बीच में ये एक बेल्ट पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है। ऐसे ही जस्ट आपका वरुण जब आएगा तो वरुण के आगे आपकी जो पाई जाएगी कूपर बेल्ट होती है। कूपर बेल्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये पत्थर के टुकड़े एक जो मलबे के रूप में है। जब आप अपना घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के दौरान क्या होता है कि आपके घर में मान लिया ईंटें लगी होंगी, निश्चित है ईंटों से बना होगा। ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें
इसके साथ साथ उपयोग की होगी, जैसे मान लो सरिया लगा होगा, ठीक है, बालू मोरंग सब लगा होगा। लेकिन जब घर बन के कंप्लीट हो जाता है तो अक्सर कुछ ना कुछ मलबा भी रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल लग गया, मलबा बचा होगा, निश्चित बचा होगा, सरिया के कुछ टुकड़े बचे होंगे, कुछ बालू, कुछ मोरंग, कुछ गिट्टियां, कुछ बचा होगा ना। तो ऐसे ही जब एक सौरमंडल बनता है ना, तो उसके साथ साथ देखिए सब कुछ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें कुछ चीजें रॉ मटेरियल में रह जाती हैं। ये कहलाते हैं आपके क्षुद्रग्रह, ठीक है, उल्का पिंड। यही ये क्या करते हैं, अपनी निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर की ग्रेविटी और इधर की ग्रेविटी इनको बांध दिया है बीच में। जैसे कभी कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है जब मम्मी पापा लड़ जाते हैं और बच्चे से कहते हैं तुम किसकी साइड में हो। पापा कहते हैं पैसे नहीं देंगे अगर हमारी साइड लोगे। मम्मी कहती है ठीक है खाना नहीं खिलाएंगे शाम को। अब बच्चा फंसा हुआ है, अगर पापा की साइड जाता है तो मम्मी नहीं बोल रही है, मम्मी की साइड रहता है तो पापा नहीं बोल रहे हैं। तो ये समस्या ऐसी इनके साथ भी है। इधर ये कह रहा है कि तुम मेरी साइड आ जाओ, इधर ये खींच रहे हैं सब मिलकर एक साथ। तो बृहस्पति की अकेले की ग्रेविटी, इधर 1 2 3 4 5 की ग्रेविटी, ठीक है, ये सब मिलके खींच रहे हैं, इधर ये अकेला खींच रहा है। तो इस वजह से क्या है, बीच में रुके हैं। मतलब दो चुंबक के बीच में आप लोहे की किसी वस्तु को बीच में रोक सकते हैं इजीली, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जब आएंगे तो ये इनका डिस्टेंस काफी बढ़ गया। इधर आप जाएंगे तो एक हाइड्रोजन वॉल मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब इस वाले इस स्थान पर पहुंचेंगे तो इसके आगे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर के पहाड़, बर्फ के पहाड़, जैसे आपका हिमालयन है तो हिमालयन रेंज जैसे पहाड़ मिलेंगे आपको आगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप एक गैलेक्सी में देख सकते हैं, कि जैसे आपने अभी गैलेक्सी देखी थी ये। तो इस गैलेक्सी को अगर मैं बनाऊं तो गैलेक्सी हमेशा कुछ इस तरीके से होती है। बीच में एक एनर्जी का सोर्स होगा और इसके पास से कुछ इस तरीके से जो है सर्कल्स बने होंगे। सर्कल्स एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, या तो दो होंगे या तो तीन होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इन्हीं सर्कल्स के बीच में ये सारी चीजें स्थित होती हैं, इन्हीं से, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे बहुत सारे हमने स्टार्स बना दिए, ये इस तरीके से। ये आपको ऐसा दिख रहा है परंतु ऐसा है नहीं। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, 3D में करेंगे ना तो समझ लीजिए कि ये बीच का जो सेंट्रल है ना, ये आगे भाग रहा है और बाकी की चीजें उसके पीछे भाग रही है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है और चीज़ें इससे दूर जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से दूर जा रही हैं। या कह सकते हैं कि इससे कुछ वस्तुएं निकल रही हैं और वो निकल कर इससे दूर जाते जाते इसका विस्तार कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो आपका सूर्य यहाँ पे है, तो ये जो सूर्य है ना ये भी इसका चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर इसको लगता है 25 करोड़ साल में, एक चक्कर 25 करोड़ साल में। या हम कह सकते हैं कि सूर्य जब इसका चक्कर लगाता है पूरा तो इसकी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी हो जाती है, ठीक। जैसे जैसे ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है देखिए इसकी इसकी दूरी भी बढ़ रही होगी। आने वाले समय में यहाँ पहुंचेगा सूर्य। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी परिक्रमण अवधि क्या हो जाएगी, 25 से सीधा 50 करोड़ हो जाएगी, आगे चल के 100 करोड़ हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। समझने वाली बात यह है कि किसी भी गैलेक्सी में जब आप पहुंचेंगे, ठीक है, तो आप देखिए अंदर जितना डार्क है मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे प्लैनेट्स बहुत सारे, सूर्य बहुत सारे, हर चीज़ बहुत सारी है। जैसे जैसे इससे बाहर आएंगे देखेंगे इसका विस्तार हुआ। अर्थात अंतरिक्ष में इस तरीके की जो घटनाएं होंगी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको दिखेंगी, ठीक है। मेन अगर आप देखेंगे तो अभी आपको केवल एक सौरमंडल के बारे में पता है। मैंने कहा कि आप इसी को अपना सौरमंडल मान लीजिए, केवल इसी इलाके में विस्तृत है। तो अभी जस्ट आपने जो परिभाषा पढ़ी है उस परिभाषा में मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी भी ग्रह को ग्रह बनना है तो उसमें इतनी तो ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपना गोल शेप ले पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर किसी को ग्रह बनना है तो उसके पास इतनी ग्रेविटी तो होनी चाहिए कि अपने आसपास की गंदगी तो साफ कर पाए। अगर गंदगी साफ नहीं होगी तो क्या समस्या आएगी। आने वाले समय में ये पृथ्वी मतलब यही आकर इस पर टकराएंगे, ठीक है। जैसे तुमने घर बनवाया और तुमने क्या करा, ऊपर छत पे मलबा रखवा दिया, ठीक है, बोरी रखवा दी बालू की, इस तरीके से। तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए ही दिक्कत करेगा। घर के बाहर सारा कचरा डलवा दिया, मोरंग पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है, तो तुम्हारे लिए दिक्कत करेगा।
तो अगर कोई ग्रह बना हुआ है तो ग्रह बनने के साथ साथ उससे आसपास के जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं ना, उसको भी अपने पास आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, याद होगा आपको कि एक टाइम था जब हमारे यहाँ पर डायनासोर्स पाए जाते थे। ठीक है, और जब डायनासोर वाला जो एरा था, उस टाइम पे काफी बड़े विशाल काय पेड़ होते थे और काफी बड़े विशाल विशाल जीव भी होते थे। ठीक है, हर प्रकार के जीव थे, ऊंची ऊंची गर्दनें होती थी, उड़ भी लेते थे। फिर एकदम से डायनासोर गायब हो गए। तो डायनासोर गायब हुए उसके पीछे क्या रीजन था, आप सब पढ़ चुके होंगे एक बार। क्या रीजन मानते हैं बताइए। उल्कापात को मानते हैं, ठीक है, सही बताया। उल्कापात को हम मानते हैं रीजन कि भाई उल्कापात की वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जैसे ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि कोई उल्का पिंड ऊपर घूमता हुआ ऐसे जा रहा था स्वतंत्र अवस्था में, ये ऐसे जा रहा था। ठीक, और मान लो ये आपकी ग्रेविटी थी। ठीक, तो जैसे ये जा रहा होगा और गलती से अगर हमारी ग्रेविटी के पास आ गया तो ये अंदर की ओर खींचेगा। ठीक है, ये तब तक चलता चला जाएगा जब तक ये हमारी ग्रेविटी में ना आए। लेकिन जैसे इसने रास्ता बदला और हल्का सा भी अगर इसने हमारी पृथ्वी के जैसे यहाँ पहुंचेगा, ये अंदर की ओर भागेगा। अब जब अंदर आएगा तो अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी गिरने की। जैसे जैसे पृथ्वी के पास पहुंचता जाएगा, इसमें आग लग जाएगी और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, पुच्छल तारे की तरीके से। ठीक है, तो अभी इनके बारे में पढ़ना है आपको। तो इतना समझ में आ गया ग्रह किसको बोलते हैं। ठीक है, हम ग्रहों की परिभाषा जब पढ़ते हैं तो उसमें सभी ग्रह आ जाते हैं, चाहे वो अपने सौरमंडल के हों चाहे किसी और के हों, जो भविष्य में खोजे जाएंगे वो भी उसमें काउंट होंगे। तो ग्रहों की परिभाषा बस इतनी है कि ये सूर्य से अलग होकर बने हैं। दूसरा पॉइंट, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का तो स्वयं का प्रकाश है ना, इनका नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि इनके पास इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि ये अपना एक गोल शेप ले सकें। चौथा पॉइंट, इनकी विशेषता होती है कि ये अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो साफ रखते हैं। ठीक है, जब कोई ज्यादा ही बड़ा पिंड होगा तब तो शेष रहेगा और उसको हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा का मतलब होता है किसी ग्रह का उपग्रह। ठीक है, किसी ग्रह का उपग्रह। तो जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो आपके अर्थ का एक चंद्रमा है। जब आप मंगल के पास पहुंचेंगे तो मंगल के पास दो चंद्रमा होंगे। तो चंद्रमा एक से अधिक भी हो सकते हैं। बुध और शुक्र के नहीं है, उसके पीछे रीजन है ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग है क्षुद्र ग्रह। हेडिंग क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह लिखिए। 99%, 99% मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। जबकि 1%, 1% बृहस्पति के बाद ट्रोजन में, ट्रोजन में, TROJN। ऐसे ही कुछ ऐसे ही कुछ मंगल और पृथ्वी के बीच घूमते हुए दिख जाते हैं। ऐसे ही कुछ मंगल और पृथ्वी के बीच घूमते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, हेडिंग है BENNU, बेनु। डस्टर खोजने वाली आदत नहीं जा रही है, बार बार डस्टर याद आ जाता है। देखिए नासा के द्वारा
नासा के द्वारा ये मिशन है, सॉरी, OSIRIS REX REX मिशन के माध्यम से मिशन के माध्यम से इसका अध्ययन किया जा रहा है, इसका अध्ययन किया जा रहा है क्योंकि यह एक मध्यम आकार का क्योंकि यह एक मध्यम आकार का क्षुद्र ग्रह है। क्योंकि यह मध्यम आकार का क्षुद्र ग्रह है तथा 1/600 संभावना है कि यह पृथ्वी से टकराएगा। यह पृथ्वी से टकराएगा। समझ रहे हैं? मतलब बेनू एक क्षुद्र ग्रह है जो अभी आप पढ़ रहे थे, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है और 90% पार्ट है जो इनका पाया जाता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, लेकिन 1% जो पार्ट है वो बृहस्पति के बाद पाया जाता है, ठीक है। उसको लास्ट तक ले जा सकते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे बेनू की, तो बेनू जो है ये धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। संभावना है कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है, तो इसलिए इसका अध्ययन चल रहा है। अगर दोबारा कोई क्षुद्र ग्रह आकर पृथ्वी से टकराता है तो बहुत विनाश हो सकता है। पहले मानव इतना था नहीं विस्तृत, जैसे जब टाइम डायनासोर्स का अंत हुआ ना, तो जब डायनासोर जैसी प्रजाति खत्म हो गई, डायनासोर क्यों विलुप्त हुए उसके पीछे भी रीजन ध्यान रखना, केवल उल्कापिंड नहीं हो सकता है। जब एक बड़ा सा उल्कापिंड, एक के साथ साथ कई गिरे थे छोटे बड़े, जब कई उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरे थे तो उस बीच में जब पानी में गिरे तो पानी सतह पर आ गया, ठीक है। जैसे बाल्टी में अगर कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकोगे तो पानी तो बाहर आएगा ना। दूसरा, वही छोटे छोटे टुकड़े जब स्थल पे गिरे तो बहुत बड़ी मात्रा में धूल उड़ी। ये धूल इतनी ज़्यादा थी कि उसने वायुमंडल में एक लेयर बना दी डस्ट की। जैसे कभी कभी पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो आपको बाहर चीज़ें दिखती नहीं है, तो धूल की लेयर इतनी मोटी थी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच नहीं रहा था और इसके वजह से पृथ्वी का तापमान बहुत गिर गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह पर ज्वालामुखी सक्रिय हो गए, क्योंकि जब तेजी से पत्थर का टुकड़ा गिरा तो पृथ्वी अभी हाल ही में ठंडी हुई ही थी, तो जैसे जैसे जहाँ पे कमजोर सतह थी वहां से वो ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए। तो डायनासोर्स पे कई मार एक साथ पड़ी। एक तो उल्का पिंड गिरने से जो कुछ घायल हो गए वो मर गए, दूसरा जब पानी में गिरा तो पानी स्थल पे आ गया, ठीक है। अगर कल्पना करिए कि समुद्र में बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा गिरेगा तो चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता ये सब पानी में डूब जाएंगे, तो उसकी वजह से डूब गए। बाकी जब सतह का तापमान बहुत गिर गया उसमें मर गए। तो कई रीजन थे जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए, ठीक है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। 600 में 1 चांस है, मतलब आप करते हैं कि भैया 100 में से एक चांस है, हो सकता है। यहाँ 600 में से एक चांस है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। मान लो गिर जाए तब क्या करेंगे? कोई विकल्प तो है नहीं, रास्ते में रोक नहीं सकते। एक बार अगर ग्रेविटी में प्रवेश कर दिया फिर चाहे पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की साइंटिस्ट एक साथ हो जाए, नहीं रोक पाएंगे। इसको रोकने का एक ही विकल्प है, जब पृथ्वी के समीप आने लगे तो उसको थोड़ा उधर की ओर धकेल दो या वहीं ब्रेक कर दो, तोड़ दो। लेकिन अगर एक बार प्रवेश कर गया फिर इसकी गति इतनी तेज होगी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, रेगू, RYUGU, रेगू, ठीक है। देखिए, हायाबूसा, जेड इसी में लिखना है, हायाबूसा जेड मिशन
जापान के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत रेगू का खनन करके ब्रैकेट में क्षुद्रग्रह, रेगू का खनन करके मिट्टी धरती पर लाई गई, मिट्टी धरती पर लाई गई। यह अपने तरह का यह अपने तरह का पहला मिशन है। पहला मिशन है मतलब इसमें क्या किया गया है, मतलब जापान की जो हायाबुसा जेट, इन्होंने एक मिशन चलाया जिसमें क्षुद्रग्रह की मिट्टी लेकर आए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि चंद्रमा से मिट्टी कलेक्शन कर रहे हैं या किसी मंगल पे जाके उसकी मिट्टी का कलेक्शन कर रहे हैं, तो क्षुद्रग्रह से भी जानने का पता कर रहे हैं कि क्षुद्रग्रह की मिट्टी में कुछ अलग तो नहीं पाया जा रहा है। मतलब कोई भी उल्कापिंड की मिट्टी हमें ब्रह्मांड के अध्ययन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो हम अध्ययन के लिए इसकी मिट्टी लाए हैं। तो अभी तक का ये पहला मिशन है कि किसी क्षुद्रग्रह पर जाकर उसकी मिट्टी लाना, और जापान के द्वारा चलाया गया, ये ध्यान रखना है। हेडिंग है धूमकेतु, हेडिंग है धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु को कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।